नमस्कार फ्रेंड्स, विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सो आइए जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर सैकड़ों अरब महाकाय आकाश गंगाएं पाई जाती है और इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर सैकड़ों अरब महाकाय आकाश गंगाएं पाई जाती है और इन सभी के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनी पाए जाते हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा का सदस्य है और दुग्ध मेखला का आकार सप्रीलाकार है। आकाश गंगा को आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है दीर्घवृत्तीय या अंडाकार, दूसरा है सप्रीलाकार और तीसरा अनियमितकार। अब आइए जानते हैं ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आइए इस टेबल के माध्यम से ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं को जानते हैं। वर्ष 1940 ईस्वी में यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 140 ईस्वी में यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 1545 ईस्वी में पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने अपने हस्तलिखित पुस्तक कॉमेंट्रियोलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस अवधारणा के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कोपरनिकस के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी दैनिक गति के कारण अपने अक्ष पर घूमती है और वार्षिक गति के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला है 6ठी शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री ब्राह्ममिहिर ने कोपरनिकस से पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ब्राह्ममिहिर 6ठी शताब्दी में बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने अंतरिक्ष का अध्ययन कर इन्होंने स्पष्ट किया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने स्पष्ट किया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। सन 1925 ईस्वी में एडविन पावेल हब्बल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। 140 ईस्वी में यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला 1545 में पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया और इस के अंतर्गत सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और इस सिद्धांत के
अनुसार पृथ्वी दैनिक गति के कारण अपने अक्ष पे घूमती है और वार्षिक गति के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। 6वीं शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री ब्राह्मणिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है 1805 ईस्वी में विलियम हर्शल ने अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अगला 1925 ईस्वी में एडविन पावेल हब्बल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं पाई जाती है। अब आइए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1894 से 1896 ईस्वी में जॉर्ज लैम्पेयर के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट वेगनर के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार अरबों साल पहले ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था और एक केंद्र के रूप में था अर्थात एक बिंदु के रूप में था, लेकिन इसमें महाविस्फोट हुआ और इस बिंदु का विस्तार होना प्रारंभ हो गया और महाविस्फोट के कारण अति संघन बिंदु दूर दूर तक फैल गए जिससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। अगला सिद्धांत है अस्थायी अवस्था सिद्धांत। हरमन वाडी और थॉमस गोल्ड ने 1948 ईस्वी में बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया अस्थायी अवस्था सिद्धांत का। और इस सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगा आपस में दूर होती जा रही है और आकाशीय घनत्व अपरिवर्तित रहता है अर्थात आकाश गंगाओं के बीच की खाली जगहों में एक नई आकाश गंगाएं बनती रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।